Bismillahirrahmanirrahim. Poem Break 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 by Lord Alfred Tennyson. Stanza 1. Break 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 on the cold grey stone O sea. They mean you, cold grey stone O sea, and I would that my tongue could utter. Utter का मतलब होता है बोलना, speak. The thought that arise in me. यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं ब्रेक 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 यानी मैं उनको इस जो वेव हैं इनको मैं ये ब्रेक हो ये इनको ये टूटे ऑन दी कोल्ड ग्रे स्टोन ये किस पे टूटे ये कोल्ड ग्रे स्टोन पे ये आके ख़त्म हो या आके ब्रेक हो ये आके टूटे ओ सी यानी वो सी से मुखातिब हो रहा है और फिर ये बात कह रहा है एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़बान से निकल सके अटर का मतलब है स्पीक कि मैं बोल सकूँ the thoughts that arise in me जो मेरे अंदर थॉट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे अंदर कंफ्यूजन है जो थॉट्स हैं मेरे अंदर वो मैं बता सकूँ ओके तो यहाँ पर इसकी राइमिंग स्कीम ब्रेक ए सी बी अटर का न्यू साउंड है तो सी हो जाएगा और मी जो है उसका हो जाएगा डी तो ये सारे डिफरेंट साउंड है तो इसको हम लोगों ने इसलिए डिफरेंट लेटर्स दिए हैं तो ए बी सी डी इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी और फिर इसके बाद इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं द वेव्स ब्रेक एंडलेसली ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन बाय द शोर I wish I could find the words to express the deep and overwhelming emotions stirring within me जो कि मुझ में एक बेचैनी फैलाए हुए हैं जो मुझ में अरोज हो रहे हैं जो मुझ में एजिटेशन को एनहांस कर रहे हैं तो उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास आई विश आई कुड फाइंड द वर्ड्स टू एक्सप्रेस द डीप एंड ओवरवेलमिंग इमोशन ट्रेनिंग विदिन मी तो ये इसकी पैराफ्रेजिंग हो गई फिर इसके बाद हम देखते हैं स्टैंजा 2 ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय that he shouts with his sister at play, oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. तो यहाँ वो मुखातिब हो रहा है वो देखता है और कहता है कि ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉयज़ कि वो कितने फिशरमैन का बॉय कितना खुश है वो शाउट कर रहा है अपनी बहन के साथ खेल रहा है चीखें मार रहा है ओ वेल फॉर द सेलर लैड और जो ये सेलर का बेटा है जो दैट ही सिंग्स इन हिज बोट जो अपनी किश्ती में बैठा है गा रहा है ऑन द बे पे ठीक है तो इसकी हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं बॉय है तो यहाँ इसको हमने ए दे दिया बॉय है फिर उसके बाद प्ले है बॉय और प्ले का मैच नहीं है तो हमने इसको नया लेटर बी दे दिया फिर इसके बाद है लेड और लेड का मतलब भी बॉय होता है लेकिन हम लेड हो गया बॉय ए प्ले बी लेड हो गया सी न्यू वर्ड और बे हो गया डी तो ए बी सी डी ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई फिर इसके पैराफ्रेजिंग देखते हैं हाउ फॉर्चुनेट द फिशरमैन बॉयज इज कितने खुशकिस्मत हैं फिशरमैन
के बच्चे, फिशरमैन का बॉय कितना खुशकिस्मत है, लाफिंग एंड प्लेइंग विद हिज सिस्टर, जो हंस रहा है और खेल रहा है अपनी सिस्टर के साथ, एंड हाउ हैप्पी द यंग सेलर सीम्स, और ये जो यंग सेलर है, ये जो यंग मछेरा है, ये कितना खुश नजर आ रहा है, सिंगिंग गा रहा है, चेयरफुली एज ही सेल्स इन द बे, जैसे कि वो सेल कर रहा है, जैसे कि वो अपनी किश्ती चला रहा है बे में। बे जो होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है सी का, ठीक है। ये बिल्कुल एक ओपन सी नहीं होता, ये एक सी का एक पार्ट होता है जो उसके साथ होता तो लिंक है, लेकिन ये उसी का एक पार्ट होता है। स्टेंजा 3 एंड द stately ships go on to their haven under the hill, but oh for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still। स्टेले का मतलब होता है जाइगेंटिक और मैजेस्टिक, यानी बड़ा, और फिर इसके बाद हेवन है का मतलब है हार्बर और पोर्ट, जिसको हम कहते हैं बंदरगाह, अंडर दी हिल हो गया, और इसके बाद वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। तो अब हम इसकी राइमिंग स्कीम पहले देख लेते हैं। गोइंग ऑन, फिर उसके बाद है लास्ट वर्ड हिल, हिल भी मैच नहीं करता, और फिर हिल के बाद हैंड है, ये भी मैच नहीं करता, और फिर इसके बाद है स्टिल, स्टिल और हिल ये आपस में मैच करते हैं, तो हम इसको बी लेटर देंगे। तो इस तरह की इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी सी बी। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देते हैं, देखते हैं। एंड दिस stately ships go on, पहले मैं इसका स्टैंजा थर्ड स्टैंजा पढ़ रही हूँ। To their heaven under the hill, the majestic, अब इसकी पैराफ्रेजिंग, the majestic ships continue their journey, heading steadily to the safety of the harbor, yet I long for the touch of the hand। अब ये यहाँ पर, अब मैं इसका स्टैंजा पढ़ती हूँ। But oh for the touch of the vanished hand and the sound of the voice that is still। तो इसका यहाँ से होगा yet I long for the touch of the hand that is invisible now, that I will never feel again, and the sound of a voice that has fallen silent forever। और वो ये कहता है कि The majestic ship continue their journey, ये जो जाइगेंटिक शिप्स हैं ये इनका जर्नी कंटिन्यू है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सेफ्टी और हार्बर पनाहगाह की तरफ बंदरगाह की तरफ चल रही हैं। और लेकिन जो एक हाथ या एक साथ जो था मेरे चाहने वाले का, वो इनविजिबल हो गया है, वो अब नहीं है, वैनिश हो गया है, इनविजिबल हो गया है, और मैं उसको अब कभी महसूस नहीं कर सकूंगा। एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट हैज़ फॉलन साइलेंट फॉरएवर, और जो आवाज़ थी वो हमेशा के लिए खामोश हो गई है। स्टेंजा 4। ब्रेक 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 एट द फुट of the carriage ओ सी, कैरेज कहते हैं क्लिफ को, जिसको हम कहते हैं चट्टान, और थे हो गया योर। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द कैरेज ओ सी, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me। ये
break, break, break at the foot of the carriage. अब फिर जो पोइट है वो सी से मुखातिब है और वो कहता है कि ब्रेक कर दो, ख़त्म कर दो, तोड़ दो क्लिफ के बेस को, एट द फुट ऑफ द रेज। इस क्लिफ को, इसकी बेस को तोड़ दो, बेस से इसको तोड़ दो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड, जो टेंडर, जो काइंडनेस और जो एक अच्छी सी एक ग्रेस ऑफ द डे थी, दिन का आगाज था एक खूबसूरत, दैट इज डेड, वो अब डेड हो गया। यानी अब मुझे वो खूबसूरत सुबह नहीं लगती जैसे मुझे पहले लगती थी, अब वो मेरे लिए डेड हो गई है। will never come back to me। और ये सुबह, ये एक तरफ तो पोइट मुखातिब है कि ये सुबह अब कभी दोबारा मेरे पास नहीं आएगी, और दूसरी तरफ इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो जो पर्सन जो वैनिश हो गया है, जो इनविजिबल जिसका हैंड का जिक्र किया गया था, जो पर्सन वैनिश हो गया है, वो अब कभी दोबारा नहीं आएगा। तो ब्रेक, इसका पहला वर्ड, जो लास्ट वर्ड है ब्रेक, इसको हमने ए दे दिया राइमिंग स्कीम के लिए, और फिर दूसरा है सी, तो इसको हमने बी दे दिया। फिर है डेड, डेड भी न्यू वर्ड साउंड है तो हमने इसको सी दे दिया, और मी जो है वो भी न्यू साउंड है, इसको हमने डी दे दिया। तो इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी सी डी। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। The waves keep crashing at the base of the rocky cliffs, relentless and unchanging। relentless का मतलब होता है कंटिन्यू, बार बार होना, and unchanging, but the gentle beauty of days gone by and the loved one I mourn will never return to me। but the gentle beauty of the days gone by, और इसके साथ जो एक जेंटल ब्यूटी थी दिनों की, खूबसूरत सुबहों की, वो भी ख़त्म हो गई हैं। एंड द लव्ड वन आई मोर्न, और जिसके लिए मैं मातम कर रहा हूँ, विल नेवर रिटर्न टू मी, वो दोबारा मेरे पास कभी नहीं आएगा। ये हो गई पैराफ्रेजिंग इसकी। अब हम इसके थीम की तरफ आते हैं। The primary theme of the break, break, break is grief and loss. The poem explores the deep sorrow of losing a loved one, and the painful contrast between the unchanging rhythm of nature and the finality of the human absence. Tennyson uses the sea as the metaphor for the resilience passage of time, which contains unaffected by personal suffering। तो इसकी थीम में प्राइमरी थीम ब्रेक ब्रेक, ग्रीफ और लॉस, यानी गम है और एक लॉस है। लॉस की मतलब कोई चीज़ ज़ाया हो गई, कोई चीज़ हाथ से निकल गई। ये दो इसकी मेन थीम है। द पोएम एक्सप्लोर द डीप सोरो ऑफ लूजिंग अ लव वन एंड द पेनफुल कंट्रास्ट बिटवीन द अनचेंजिंग रिदम ऑफ नेचर एंड फाइनलिटी ऑफ ह्यूमन एब्सेंस। तो यहाँ ये जो पोएम है ये एक्सप्लोर कर रही है डीप सोरो, सोरो कहते हैं गम को, बहुत ज़्यादा गम को, जिसका किस चीज़ का गम है, वो किसी के बिछड़ने का गम है, लव वन के किसी बिछड़ने का गम है। और इसको उसने नेचर के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि उसने बार बार सी को मुखातिब करके बात की है। एंड फाइनलिटी ऑफ द ह्यूमन एब्सेंस,
Tennyson uses the sea as the metaphor for the relentless passage of time, which continues unaffected by personal suffering. तो टेनिसन uses the sea as metaphor, वो sea के साथ मुखातिब होता है और उसके साथ ये बताता है कि टाइम जो है वो बगैर किसी रुके कंटिन्यूसली चल रहा है, which continues unaffected by personal suffering, और उससे पर्सनल सफरिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक कंटिन्यूसली गुजर रहा है. Central idea. The poem's central idea is the inevitability of loss and the enduring pain it leaves behind. The Tennyson's contrast the carefree joy of others and the perpetual motion of the sea with his own unending grief. While life and nature move on, the tender moment shared with a lost loved one remain irretrievable. रिट्रीव कहते हैं दोबारा से हासिल करना. irretrievable जिसको ना हासिल किया जा सके. leaving the speaker in state of longing and despair. The poem, मैं इसको अब दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ. The poem's central idea is the inevitable or loss, जो एक लॉस है, नागुज़ीर लॉस, and the enduring pain, और जो एक पेन है जो उसको महसूस हो रही है continuously, जो endless है, endless पेन है उसको, वो उसके अंदर मौजूद है. It leaves behind, वो पीछे रह गई है ये पेन. ये जो इसकी enduring है ये हमेशा के लिए रह गई है उसके साथ. Tennyson contrasts the carefree joy of others. यहाँ पर टेनिसन कह रहा है कि ये दूसरे लोग जो हैं ये कैसे केयरफ्री इंजॉय कर रहे हैं. And the perpetual motion of sea with his own unending grief, और perpetual कहते हैं दायमी, continuously, जो मोशन है सी का with his own unending grief, तो वो इसको अपने unending grief के साथ कंपेयर कर रहा है. While life and nature move on, the tender moments shared with those loved one remain Tennyson uses the sea as the metaphor for the relentless passage of time, which continues unaffected by personal suffering. कि वो उसको अपनी पर्सनल सफरिंग के साथ कंपेयर कर रहा है. सी का जो एक सी के टाइम को, जो सी में का एक टाइम गुजर रहा है, लहरें चल रही हैं. Central idea. The poem's central idea is inevitable of loss and the enduring pain it leaves behind. पोइम का सेंट्रल आइडिया ये कहता है कि जो एक नागुज़ीर लॉस है पोइम का वो बताता है, और दूसरा ये बताता है एंडुरिंग पेन, जो कि बाकी रह जाने वाली कंटिन्यू एक पेन है, वो पीछे रह जाती है. Tennyson contrasts the carefree joy of others and the perpetual motion of the sea with his own unending grief. While life and nature move on, the tender moments shared with lost loved one remain irretrievable. रिट्रीव कहते हैं दोबारा हासिल करना. irretrievable जिसको दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता. लीविंग द स्पीकर इन अ स्टेट ऑफ लॉन्गिंग एंड डिस्पेयर, और वो इस irretrievable
फीलिंग के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक उदासी में, डिस्पेयर, उदासी में चला गया है, स्टेट ऑफ डिस्परेशन में चला गया। समरी, Tennyson convey his deep sorrow and longing for a lost loved one in this poem. He watches the relentless waves crashing on the shore and feels his inevitability to express the emotions welling up inside him. He contrasts his grief with the carefree joy of fisherman boy playing with his sister and a sailor happily singing in his boat. Meanwhile, he mourns the absence of the behind beloved hand and voice that are now forever gone. The poem highlights the enduring pain of loss, again the constant, unchanging rhythm of the sea and the passage of time. तो ये वही ऊपर की चीज़ें हैं जो रिपीट हुई हैं समरी में। अब हम आ जाते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। Alliteration, the repetition of the consonant sound enhance the musicality of the poem. Repetition of consonant sign कैसे? break 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 में बी जो है वो रिपीट हो रहा है और ये है alliteration. Imagery, vivid description appeal to senses creating strong visual and emotional effect. Example, on the cold grey stone, O-sea evoke a stark and somber image of the sea and its surroundings. तो ये आप देख सकते हैं कि इमेजरी वो सी के साथ मुखातिब हो रहा है, तो ये एक इमेजिनेशन है। Personification, the sea is given human qualities to mirror the speaker's emotions. Example, break 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 on the cold grey stone, O sea, portrays the sea as relentless and unfeeling. Contrast, the speaker contrasts their grief with joy of others. Example, the carefree laughter of the fisherman's boy and the singing of the sailor highlights the speaker's sorrow. Symbolism, the sea symbolizes the unchanging flow of time and the indifference of nature to human grief. तो जो सी है वो सिंबलाइज कर रहा है अनचेंजिंग फ्लो ऑफ टाइम, यानी एक कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ चल रही है, उस टाइम को सी प्रेजेंट कर रहा है। द वैनिश हैंड एंड वॉइस दैट इज स्टिल symbolize the loved one who has passed away. Repetition, the repetition of break 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 emphasize the relentless and unchanging nature of the sea, mirroring the speaker's unending grief. Enjambment, lines flow into the next without a pause. जब भी एक लाइन पोइट्री की दूसरी लाइन के साथ दूसरी लाइन भी उसी के साथ ही शुरू हो जाए विदाउट एनी पोज, तो हम उसको कहते हैं एंजम्मेंट. Reflecting the continuous motion of the sea and the speaker's ongoing sorrow. Example, and the stately ships go on to their haven under the hills. तो ये एग्जाम्पल है एंजम्मेंट की. मूड, the poem creates a somber reflective mood that captures the speaker's sense of loss and longing. तो मूड जो है क्रिएट्स अ समबर रिफ्लेक्टिंग, एक बहुत समबर काम रिफ्लेक्टिंग मूड इसके अंदर है. कैप्चर द स्पीकर सेंसेस लॉस एंड लॉन्गिंग. मेटाफर, the sea acts as the metaphor for the
unstoppable passage of time. सी क्या है, एक्ट करता है एज ए मेटाफर अनस्टॉपेबल पैसेज ऑफ टाइम, यानी ये नहीं रुक सकता, ये चल रहा है. एंड द स्पीकर्स इनएबिलिटी टू होल्ड देयर पेन, और ये स्पीकर की और इनएबिलिटी भी दिखाता है, ये पोइट की इनएबिलिटी दिखाता है कि वो अपने दर्द को कम नहीं कर सकता. एग्जाम्पल, द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड. ये जो वो अभी हम लोगों ने पैराफ्रेजिंग में किया, टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड, जो कि एक खूबसूरत दिन होता था वो अब डेड हो गया. सिंबलाइज द मेमोरीज ऑफ द लॉस्ट मोमेंट. तो ये थी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस. I hope you understand. Thank you so much.